देखो मिरर में बेटा इक्वेशन में ये बताओ, तीन सिंबल बोले थे, अब थोड़ा थोड़ा यहां देखो, यू वी एफ ये परमानेंट है, इसे फोकल लेंथ कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट के लिए यू कोड वर्ड आएगा डिस्टेंस में, इमेज के लिए वी आएगा और फोकल लेंथ में एफ आएगा। ठीक है, अब ये एक मिरर है, जो कल हमने आपको एक डायग्राम बनाया था पोल वाला, ये देखिए। अब यहां से अगर अपन लेते हैं तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, यहां कहीं क्या रहा होगा, फोकस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि यहां रखी हुई है। अब रेस ये बता दीजिए, पहला रूल मैंने बोला था मस्ट है, माने कंपलसरी फॉर्म में लगेगा कि पैरेलल है, तो पैरेलल रे कहां से पास होगी, फोकस से। सेकंड रे इसी पॉइंट से चलेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी ये रे, तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये सी है, ये एफ है, ऑब्जेक्ट नेम कल बन चुका है ये फिगर। सी से जाएगी, रूल याद करो, सी से जाएगी तो सीधी लौट जाती है। ठीक है, अच्छा इमेज कहां बनती है, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है ये और ये, इसमें क्या आएगा, ए डैश बी डैश इज इमेज। ये कल हो चुका है सब वर्क। ये पॉइंट को हमने रैंडमली एम दे दिया नेम मर्जी से, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसकी फायदा अभी बताऊंगा आपको क्यों किया है। ये पोल से लेके फोकस तक का जो लेंथ है बेटा, वो माइनस का एफ होगा, बिकॉज फोकस लेफ्ट है। पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस एफ है, बट वो एलएचएस में है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो एलएचएस है वो माइनस है और आरएचएस है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अब बताइए यहाँ पे पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस, बेटा ध्यान से देखते चलो, ये फिगर ड्राइंग मत करिए, हैगा आपके पास। ये क्या कहलाएगा भाई, माइनस का वी, माइनस तो होने हैं। सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, बट फिर भी वो माइनस आर है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू कहलाएगा, और ये है। तीन ऐसे सिंबल अपने बन गए, ये फिगर आपके पास ऑलरेडी ड्रॉ है। अब ट्राइंगल पे ध्यान दो बेटा, नंबरिंग पे। एक ट्राइंगल बना ये मेरा, ध्यान दो, ए सी बी, दूसरा बना ए डैश सी बी डैश, जस्ट इसके पास में तीसरा थर्ड, और ये फोर्थ। मैं अभी इस बात का भी लॉजिक दूंगा कि ये आखिर परपेंडिकुलर क्यों खींचा और क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी इसकी। ट्राइंगल सिमिलर के लिए कल लास्ट में कुछ समझाया था कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। देखो जैसे थीटा 90, यहां भी मान लो थीटा और 90, अगर ऐसी कंडीशन है मैच कर रही हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या कहलाएंगे, बराबर सिमिलर कहलाते हैं। और ये सॉरी हाइपोटेनियस होता है, सॉरी गलत टिक हो गया, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ऐसे ही हाइपोटेनियस। ठीक है, अब सिमिलर ट्राइंगल में कल हमने बोला था कि दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो, दोनों ट्राइंगल के परपेंडिकुलर का रेशो बराबर होता है दोनों के बेस के रेशो के। ये बिल्कुल कंफर्म चीज है कि अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। अब मैं इसके लिए ओरिजिनल उस पर आता हूं ताकि आपको बता पाऊं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों करते हैं। आप मत मिटाइएगा, मैं दोबारा से अभी ड्रॉ कर दूंगा इसे। पहले मैं डिमांड समझा दूं कि ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि हमें यहां से परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, रुको देखो, पहले मैं 1 और 2 ट्राइंगल में समझाऊं कि ये दो सिमिलर क्यों हैं। सुनना ध्यान से, आप कुछ भी डिस्टर्ब ना करें। इस एंगल पे 90 है, ध्यान दो यहाँ पे फर्स्ट पे, क्या सेकंड में भी यहाँ 90 है, बस तो ये स्ट्रेट लाइन बेटा, और ये इमेज है, यहां भी क्या होगा। अच्छा सी पॉइंट दोनों में कॉमन है, ध्यान दो, अगर यहां एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से, तो 90 थीटा इसमें भी है और 90 थीटा मैच कर गए, सिमिलर हो गए। अच्छा अब 3 और 4 देखते हैं। ट्राइंगल है तो बेटा परपेंडिकुलर तो चाहिए। अब मैंने वो जानबूझ के मिटाया है कि आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि थर्ड नंबर ट्राइंगल में, ट्राइंगल है तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इसमें हाइपोटेनियस तो दिख रही, बेस भी हमको दिख रहा है, क्या गायब है। तो अब क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसलिए डालना पड़ता है। अगर हम ड्रॉ नहीं करेंगे तो फोर्थ ट्राइंगल तो अधूरा होगा। इसको कौन ट्राइंगल कहेगा भाई कि ये आ गया जी के साथ ट्राइंगल है, जो कहेगा ट्राइंगल है भैया, ये दिखाओ तो सही ना, साइड नहीं दिखाओगे क्या।
फोर्थ ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की कमी पड़ रही थी, था नहीं, जबकि इसमें है कुछ नहीं, हमने खींचा एक्स्ट्रा, 2 में है कुछ नहीं खींचा, 3 में भी है, फोर्थ में बेस दिखाई दे रहा, हाइपोटेन्यूस दिख रहा, एक साइड गायब है, तो हमें उसमें ड्रॉ करनी पड़ी। आई समझ बात ये वाली? अच्छा, 3 और 4 सिमिलर कैसे हैं जरा बताओ, फिर से बताओ मेरे को। 3 और 4 में, 3 में एक एंगल 90 है, यहां इसमें भी आप मत डिस्टर्ब करना फिगर को, 90 है। अच्छा, अब थीटा ये एफ पॉइंट पे कॉमन है, अगर इधर मान लो 10 है तो यहां भी अगर ये 30 है तो 90 30 90 30। अब सीधी सीधी बात पकड़ लो ताकि वहां टाइम खराब ना हो फ्यूचर में। मिरर में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे सब सिमिलर होंगे, एक बार ढंग से समझ लीजिए सिमिलर का। अब उसमें बार बार अनसर्टेनिटी मत रखो, कंफ्यूजन के हैं कि नहीं, देखो हैं, ऑटोमेटिक इन पॉइंटों के कारण सिमिलर हो गए। जैसे सी पॉइंट है, दोनों में कॉमन फंस रहा है, देखो ए सी बी, ए डैश सी, सी पॉइंट हमने बीच में क्यों रखा, मतलब बोलते समय हम चाहते तो ट्राइंगल ऐसे लिख सकते थे ए बी सी, नहीं, गलत तरीका लिखने का इसका। ए सी बी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगले में जो पॉइंट कॉमन फंस रहा है, माने जो एंगल यहां है वही, तो अगले ट्राइंगल का नाम होगा ए डैश सी बी डैश, देखो बीच में फंसा रहे हैं ताकि वो एंगल मैच कर जाए दोनों में। 90 तो है ही, ऑलरेडी 90 है। तो दो जितने भी ऑप्टिक्स में माने लाइट से रिलेटेड लेंस, मिरर, जब जब ये बनेंगे ट्राइंगल अपने आप सिमिलर बन जाएंगे, और हम आपको हर बार दिखाते जाएंगे कि सिमिलर है या नहीं। लेकिन एग्जाम में टाइम खराब नहीं करना, कि इस पर डाउट नहीं रखना है कि है या नहीं, कहना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ट्राइंगल बनना चाहिए। जैसे यहां परपेंडिकुलर मिसिंग था तो हमें डालना पड़ा परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर ही नहीं होगा तो ट्राइंगल, ट्राई मतलब 3। अब इसमें देखो ये साइड मिल गई, ये 2 है, अभी ट्राई है कहां, कहना नहीं है तो करो, लो बन गए। तो मिरर में जितने भी कहना डायग्राम्स बनेंगे वो ऑटोमेटिक क्या कैसे वाले बन जाएंगे बेटा, सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल में कल हम समझा चुके हैं कि दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो इक्वल होता है किसके, दोनों के बेस के रेशो के। बस इस लॉजिक से आज देखो हम सब कुछ प्रूव करके दिखाते हैं आपको। डेफिनेशन तो कल कर ही चुके थे कि यूवीएफ में रिलेशन बताने वाली इक्वेशन को ही क्या कहेंगे, मिरर इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/v प्लस 1/u, इसे कहते हैं मिरर इक्वेशन। हमने कल आपको लेट भी लिखा चुके हैं, कुछ इसमें डाउट है तो अभी आप पूछो, फिगर से रिलेटेड कोई डाउटफुल चीज हो, पूछने में कोई कंजूसी नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है ना, कुछ दिक्कत है बिल्कुल पूछिए आप इसमें। बस पढ़ा करो, भूल जाओ बैच के बाद पूछ लो, लेकिन डेली एक शेड्यूल बनाओ कि डेली का काम हमें डेली करना है, बहुत स्मूथली वर्क चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि वो देखो हर लोग इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाते। दिमाग, जिस बच्चे की बात अभी कह रहे थे, महिम करके जो पुराने इसमें था, वो 10th MP रैंक होल्डर था। इसमें इनके कुछ कारणों से अदर सब्जेक्ट अफेक्टेड हो गए, क्योंकि बच्चे की ही उम्र होती है तो उस समय पे नहीं डिसीजन ले पाते कि क्या सही क्या गलत है, मिसगाइड करने वाले ज्यादा रहते हैं। फिर भी जितना हमसे हो सका करा। कुछ सब्जेक्टों में अच्छे, मैथ फिजिक्स में अच्छे, किसी के केमिस्ट्री डंप हो गई थी किसी कारणवश, वो यहाँ क्लास पे नहीं थे, दूसरी जगह थे, तो वो मजाकिया स्टाइल के लोग थे। अब अच्छा नहीं लगता, टीचर हैं तो ना वो कहते हैं ना हम कहते हैं, मजा नहीं आता उन चीज़ों। क्या है वो एक्चुअली स्वभाव थोड़ा ऐसा था, जैसे आप कोई सपोज आपने कहा सर आज मन नहीं है, पिक्चर देखने जाना है, 100 का नोट दे दिया, भाई तू मेरा बच्चा है। अब होता क्या, उस उम्र में बड़ा अच्छा लगता है, समझ गए ना, नाम इसलिए नहीं हम ले रहे, मजा नहीं आता उसमें, तो थोड़ा अच्छा वो काहे के प्रति करते थे, उनका क्या एक वो था, बच्चा भाग ना जाए और बच्चा हमको बहुत ज्यादा माने। वो उस रियल में उस एट अ टाइम पे बच्चे को, वो और भी लोग जाते थे, उन्हें वो टीचर बहुत अच्छे लगते थे। आज की डेट में उन्होंने लगभग पढ़ाना बंद कर दिया, नहीं कर्मों के कारण, कि सबको समझ आ गया कि जो बच्चा पढ़ के जाता था भाई बहनों को वहां नहीं बेचता था, कहने लगे जी ऐसे पैसे दे देगा चौपट कर देगा अगला आदमी, हमसे ले रहा है अगला आदमी 10,000 और 1,000 बांट भी दिए पूरे साल में, 10 बार तुम्हें मूवी दिखवा भी दी 100 नोट में, तो क्या फर्क पड़ गया जाके, लेकिन कचड़ा कर गया वो। तो थोड़ी सी वो दिक्कत आ गई थी और कोई बात नहीं है, नहीं तो ये उससे बहुत खतरनाक बच्चा था पढ़ने के मामले में, तो वो थोड़ा सा इस तरह से मिसगाइड में आ जाते। क्योंकि क्या होता, हमने आपको हमेशा इसमें एग्जांपल क्या देते हैं, रियल इन्वर्टेड है, रियल बात उल्टी लगती है, वर्चुअल सीधी सीधी लगती है। अब उस एज पे आके कोई व्यक्ति ऐसे कहे अभी तो बहुत टाइम है, क्या करेगा पढ़ लिख के, जी मैंने फालतू के कामों में उलझाना, थोड़ी सी वो दिक्कतें आ गई थी और कोई बात नहीं। लेकिन आज की डेट में उस बच्चे से जिसकी रियल में रैंक आई थी उस समय, वो बाद में मिसगाइडेड हो गया एक्टिविटी में पढ़ के, वो बहुत अच्छी पोजीशन बनी, इनकी पोजीशन इसकी बहुत शानदार है। 2 बार जॉब छोड़ना, फिर से वहीं जब जब देता,
एक यहाँ पे अन अकेडमी नाम सुना होगा अपन ने, बहुत बड़ी, वो एसएससी में 10,000 के क्विज पूछती है, मतलब क्विज लगाती है वीकली कि मतलब ये क्वेश्चन कोई करके दे दे 1 मिनट में, कोई किसी पे 1,000 रुपए लगाती है, 2,000, कभी 10,000, कोई क्वेश्चन पर डिपेंड होता है। ये एक और जी साथ में बैठा था, ये और एक इसकी सिस्टर है, तीनों तीनों वहां से मतलब ये आंसर देते थे। उन्हें तो पता नहीं कि एसएससी दे रहा है कि नहीं दे रहा, वहां पे एनरोल थे। मतलब कुल मिला के जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप पे सब्सक्रिप्शन है, तो जी क्या करता, आईडी पासवर्ड से उनके खोल लेते थे ये भाई लोग, और उनकी वो उस क्वेश्चन को जी खुद सॉल्व कर रहे हैं। काहे के लिए, वो फाइनेंशियली पुअर थे, जो 2 और लोग थे, तो उनकी हेल्प हो जाती थी। 10,000 अकाउंट में आ गई तो अपने पढ़ना है, खुद नहीं लेता थे। 3 लोग ऐसे हैं, इन्हें बर्बाद करके धर दिया अकेडमी को जाके चौपट चौपट। अब थोड़ा कंट्रोल हुआ, उन्हें बहुत मना करी मैंने कि इनकम टैक्स में किसी नोटिस में आ गए तुम मर जाओगे, नौकरी चली जाएगी, तुम स्टूडेंट थोड़ा ही हो, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऑन पेपर देखो कोई कुछ बिगाड़ नहीं। कई बार क्या होता है, एक बार एक ने आंसर इसने दिया 11,000 का, तो वो टीचर भड़बड़ा गया, बहुत बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था। अब वो कहेगा आपने किया कैसे, बता दिया। अब वो वीडियो के लिए चैट है कि मतलब आप लाइव आ जाओ। अब वो तो समझदारी दिखा दी भाई भैया ने कि लाइव नहीं आया, तुम ऑन जॉब होके तो उसमें, और तुम लाइव आओगे, तो उसको खैर थी इस बात की जानकारी कि मैं सर, उन्होंने कहा सर मेरे कैमरा नहीं है, लाइट नहीं है, बड़ी मुश्किल से तब छोड़ा है। बहुत समझाया मैंने, एक आध दिन अपन फजीयत में आ जाएंगे ऐसे के चक्कर में। और वो खुद नहीं रखता है कि ऐसा नहीं कि खुद अपने काम में ले रहा है, बहुत अच्छे नेचर का बच्चा है। तो बात वो है कि अच्छा मैंने हेल्प करो, मना नहीं है सब है, लेकिन बात ये कि जब शुरू से काम हो सकता है, लगन हो सकती है, तो अपन उस काम को करो। अपन पढ़ने आए, अब अपन को साहब क्लास में डेली ही नहीं होती है बैठ के जाके, हमसे कहीं कहते सर सीरियस मोड में पढ़ाते हैं। अरे सीरियस मोड, जो पढ़ाई सीरियस में नहीं होगी तो क्या वो झलकूद करके डांस करके होगी जो को बैठ के यहाँ मिरर बना रहे हो, नच रहे हैं, डांस कर रहे हो, मिरर 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 ऐसी पढ़ाई होगी जो, हद कर दी यार। फालतू को टाइम पास करना जो लगे हैं दुनिया भरे के संसार की। कोई समझाने की चीजें समझाओ, मना नहीं कर रहे। कोई अच्छा बच्चा कहीं पहुंचा है, सब लोग इसलिए बुलवाते मिलवाते हैं कि लोग देखें, कमजोर भी इंस्पायर हो। वो खुद ही कह रहा था दूसरा वाला, हकीकत में बहुत कमजोर था, लेकिन इसकी संगति का असर है। 5th अटेम्प्ट में हुआ है इनकम टैक्स में, 5वें अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट तक बड़ी दिक्कत रही इसके संग है। क्या कह रहे? देखो बेटा ऐसा है, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे हमसे कोई कहे कि हमें फलाने से करना है, अपने को उसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि जरूरत उसको नहीं है। पहली डिमांड समझो। कुआ प्यासे के पास जाता, सुन तो लो बेटा, देखो मैं वो नहीं कह रहा आपके आर्गुमेंट का सबका जवाब दूंगा, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन रियल चीज समझे। कुएं को प्यासे की जरूरत नहीं है, प्यासे को कुएं की होती है, कहावत है, समझ के। कुआं कभी नहीं हटता जगह से, जिसको जरूरत है वहां पहुंच जाता। जिस दिन तुम्हें लगने लगेगा कि हमें कुछ करना है, तुम अपने आप ढूंढ लोगे, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा हमें इसके पास बैठना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, या किन लोगों के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। जिस दिन हमें अपनी चीज समझ आ जाती है तब। और जब तक समझ नहीं आएगी तो कोई कितने भी प्रवचन दे ले, उसका कोई असर नहीं होगा। असर होगा आधा घंटे में, आधा घंटे बाद फिर कहेंगे यार मजे का जीवन है, का कष्ट लेना, फालतू की बात, ये तो फालतू बातें प्रवचन देते हैं। ऐसा नहीं, प्रवचन बात नहीं है, कह को अपन कुछ भी लो। एक्चुअल क्या होता है, देखिए हमारा किसी से कंपटीशन नहीं होता आप लोगों में से, सीधी सी बात है। हमारे लेवल का आदमी होगा, हम उसको सही सलाह नहीं देंगे, हम तो खुद कह रहे हैं। हम क्या बर्बाद होंगे क्या बैठ के जाके? क्यों क्यों हम अपनी कोई पॉलिसी बताएं, क्यों ऐसा तरीका बताएं जिससे वो भी आगे बढ़े, अपना दुश्मन पैदा करो। तो आप लोग तो नॉर्मल पढ़ते हो जाके, इसलिए हम आप लोगों को जनरल समझाते हैं, इसलिए कदर समझ में नहीं आती। कहते जी तो सबको एक सा बताते हैं, सबको इसलिए बताते हैं कि कानाफूसी करके क्या मिलेगा, पर अप्लाई कितने लोग करते हैं? कम। वो जो अप्लाई कर देता है उसका सक्सेस है। कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। एक पूरा होल ईयर अगर आप मेंटेन कर देते हो तरीके वाला काम, आपको सारी चीजें स्मूथ लगेंगी। पर बैलेंस बना के चलो, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट कस के खींचा दूसरा डंप हो गया, वो खींचा जी कब होगा जब किसी का पेंडिंग वर्क ज्यादा है। अभी किसी का कोई बहुत पेंडिंग नहीं है, अभी जब लेट ज्वाइनिंग की एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे उसमें एक बार फिर रिपीट करेंगे। शाम का मैंने कही दिया, पहले करना है शाम वाले में कर लो, चल रहा है। लेकिन अब डेली जब मेंटेन हो गया तो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह मेंटेन करो, मैथ मैथ है, और मैथ रात को करा करो। एक और काम की लाइन बताऊं, मैथ जिन पे ग्रुप है वो रात को करो, दिन में छोड़ दो मैथमेटिक्स को। वो पागल कर लेगा दिन में, उसका एक खतरा है बहुत बड़ा। कारण क्या है, क्वेश्चन नहीं आया बुद्धि खराब हो जाती है, उसी में लगे रहते हैं। आ क्यों नहीं रहा, ऐसे पता चला 25 मिनट चले गए। रात को करो ना तुम्हें जो करना है। मान लो एक शेड्यूल आपका रात 12 बजे सोने का है, एग्जांपल दे रहा हूँ, कई लोग उससे भी ज्यादा जगते हैं। 3 घंटे लगाने लगाओ 9 से 12 में। मैं कब मना कर रहा हूँ मैथ्स मत पढ़ो, लेकिन एक तरीके से पढ़ो। अब आप दिन में आप मैथमेटिक्स लेके बैठ गए, सारे सब्जेक्ट डंप,
तो पूरा टाइम वही खा गया, दिमाग खराब हो गया, ना फिजिक्स के मतलब के बचे ना केमिस्ट्री के मतलब के बचे उसमें जाके। तो अगर रात को कोई क्वेश्चन नहीं आता, सो जाओगे, सुबह जाके टीचर से पूछ लो, सर हमने ये करा, कॉपी उठा ले जाओ सर, क्या दिक्कत है, निपट गया काम। अब वही चीज तुम सुबह लेके बैठ गए, सुबह सुबह दोपहर पे लेके बैठ के जाके हो गया कचड़ा शाम तक का। तो उस थोड़ा शेड्यूल बनाओ आप, है ना। मैथ्स वाले, अब बायोलॉजी वाले कह रहे होंगे साहब हम क्या करें बैठ के, हमारी कहाँ गति है, ये तो बता दो। तो उनकी गति ये है कि वो डेरिवेशन और ये जो फिजिक्स का जो पार्ट है वो रात को करा करें, जो जिसमें हाथ चले, नींद नहीं आएगी। और जिन्हें ज्यादा पढ़ते में नींद आती है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 20 मिनट बैठते होंगे, उसके बाद जो आंखें जो होती होंगी बैठ के, अच्छा उनसे टीवी दिखवा लो रात 2 बजे तक, मोबाइल दिखवा लो, बढ़िया फुल पावर पे एनर्जी। और जो पढ़ने बैठे, हाँ पुकारे मैं हूँ एग्जाम्पल, मैं बता तो रहा हूँ फीलिंग। वो जैसे ही उनने किताब पकड़ी ना, 10-15 मिनट तो ठीक है, उसके बाद आंखें जो होती हैं, और उसके बाद ये नहीं पता नोजी पे कब किताब आ जाएगी, अपन कब गर्दन टेढ़ी कर डले हैं। तो उनका भी एक इलाज है कि वो, हाँ तो नींद वालों को आती है नींद, हाँ उसको नींद आ रही है, समझ रहे हैं। तो हम वही इलाज बता रहे दोनों समय के लिए। चने भुजे हुए मिलते हैं सस्ते, सबसे सस्ता इलाज, वो रखा करो, और जैसे नींद आने को थोड़े से खा लिए। क्या होता है, थोड़ा सा भी फूड आप खा लोगे ना, और वो एनर्जेटिक है। चने का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत चीप है और उसको काजू नहीं लगता। जिन लोगों को गलत फहमी है ना कि हम काजू नहीं खरीद पाते, काजू में उतनी एनर्जी नहीं होती जितना चने दे जाता है। घोड़ा जो ही नहीं खाता उसको, घोड़े को आज तक किसी रईस ने चने वो काजू खिलाते हुए नहीं देखा होगा आपको। चने के बराबर एनर्जी अगर आपको, हाँ नहीं सोयाबीन वगैरह की एक अलग क्वालिटी है, अंकुरित स्प्राउटेड होते हैं, स्प्राउट वाले। घर में नॉर्मल काले चने ले आओ, नहीं तो कुछ लोग बेचते भी हैं, अपने घर में इतना हो नहीं पाता काम सिस्टम, उसमें कुछ भी डाल दो, टमाटर वगैरह। अंकुरित सिर्फ 100 ग्राम आप खाइए, पूरे दिन रोटी मत खाना। अगर वीकनेस सिंगल आ जाए आपकी बॉडी, मान जाऊंगा, सिंगल वीकनेस नहीं जी, छोड़ दो जो पोहा समोसा और जी कचौड़ी, ये तुम्हें चौपट कर लेंगे। इनमें इतनी खराब चीजें हैं कि जी कभी कभार ठीक है टेस्ट के लिए कि अपन गए, अपना ज्यादा मन हो रहा, बट रूटीन में खाना क्या जी फलाना पोहा वाला, फलाना समोसे वाला, इनमें जो मसाले और आलू होते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, कई लोग जिनकी सेलिंग कम है वो रात का भुसा भुसाया उस ताजे में मिक्सअप करके, और वो गरम गरम में पता ही नहीं चलता। उस समोसे को कभी प्रैक्टिकल करना है, घर पे ले आना, ठंडा हो जाने देना, वो जो भी चटनी समोसे उसके डले हैं, आप थूक दोगे, खाओगे नहीं उसको। करके देख लेना प्रैक्टिकल, गर्म में नहीं पता चलता, हमें भी नहीं पता चलता, हम भी खाते हैं समोसे, हमारी फेवरेट है, बहुत कम खाता हूं, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं, आप उसको टेस्ट पता लगाना, ओरिजिनल टेस्ट क्या है। आप क्या करना, उसको रख देना, ठंडा हो जान दो, और ठंडे के बाद उसी समोसे में वो सारी चीज डाल के खाना। आप जो कहोगे क्या बेस्वाद कहां से आ गया, और सेम दुकान से तुम लाए हो, क्योंकि वो गर्म में टेस्ट आता ही नहीं है। वो तो उस समय मसाले और उनका वो लगा है, ना तुम्हें बदबू सड़े की आ रही, ना भुसे की आ रही, काम चमक रहा है। इसलिए अपन लोग बीमार होते हैं, प्रॉब्लम यहां आती है उससे जाके। तो जो लोग करते हैं इकट्ठा बना लेते हैं आलस में, अब कौन फेंके। ये मम्मी पापा तो है नहीं कि वो कहते अरे बेकार फेंक दो, नया बना लो, वो क्यों नुकसान करेंगे। उनने क्या करा, इतना बच गया, ताजी में डाला करके, उसमें उन्हें बढ़िया चलन दो काम कार्यक्रम चल रहा। आप हमेशा इस मतलब एक खाने की चीज है, नाश्ते की चीज है, डेली घर में कई जगह बहुत है नहीं कर पाते। अपने यहाँ पे भी कई देखे होंगे राजस्थान साइड के वो बेचते हैं चने, देखिए पगड़ी बांधे रहते हैं। कभी खाना होना तो आप वहां जाना, जो हाई कोर्ट है पुराना वाला हाई कोर्ट, वहां पे गिरिराज जी मंदिर, उसके ठीक सामने खड़े होते हैं, पंडित जी करके लिखे हैं, वो अलग ही गेटअप में दिख जाएंगे। प्योर शुद्ध काम, मतलब मैं तो बहुत खाता हूँ वहां से खुद, उसमें दही बड़े चने, ये मतलब अल्टीमेट चीज है। एक बार आप गए ना, और डेली ताजी बनती है उसकी, लाइव एग्जाम्पल है, मतलब वो हमने फेंकते हुए देखा है उनको, मतलब बच जाता ना शाम को, किसी को नहीं करेंगे, गए नाली में फेंक के चले जाते, मतलब वो चाहते तो वो चीज बच सकती है और सुबह वो यूज कर सकते हैं। लेकिन वो इकलौते व्यक्ति हैं, वो सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आज भी बहुत छोटे से घर में रहते हैं खुद, उनके साथ वाले और भी लोग हैं, उन्होंने बिल्डिंगें ताल ली, सब्जी घपलेबाजी कर करके। कई बार बात होती, मना कर देते हैं, वो भगवान जी सामने उनको बहुत मानते हैं, कहते हैं नहीं हम किसी को गलत क्यों खिलाएं। वो बहुत नॉमिनल चीप कॉस्ट में देते हैं, 20 से 30 रुपए की कॉस्ट है उस चीज की जाके, मतलब बिल्कुल प्योर चीज। आप कहीं भी खाया हो, अगर वहां खा लिया तो खुद मान जाओगे हाँ कुछ चीज है। मेरे को कहीं का पसंद नहीं आता जाके, बहुत अल्टीमेट चीज देते हैं। स्प्राउटेड चने भी होते हैं, अंकुरित वाले हैं, और दही बड़े हैं, कांजी बड़े, मतलब 3 चीजें वो देते हैं। वो बहुत मतलब एक साफ सफाई जी, वो मैं किसी को नहीं मानता। मैंने कम 3 से 4 बार, मतलब वो वहां सब लोग जानते हैं, कहीं फेंक के चले जाते हैं, बच गया ना, शाम को कभी बारिश हो गई, कुछ ऐसा हो गया, बच गया। तो अदर लोग क्या करते हैं, वो बचता है, दूसरे दिन उसमें मसाले तेज करे, मिलाया, बांट दिया, वो वहीं नाली में फेंक जाते हैं, कहते हैं नहीं जाके, मतलब उस कितना नुकसान होता है सोचो। कोई चीज का कि आज इतनी दाल वगैरह महंगी, लेकिन चीज शुद्ध देते हैं। तो बहुत लाइन लगती है उनके, ऐसा नहीं, बहुत मतलब जो लोग जानते हैं वो वहीं से खाते हैं। कभी मौका मिला खा के आना आप जाके, बहुत शानदार चीज है, अल्टीमेट चीज है।
जाके समोसे भूल जाओगे खाना, तुम जो जहाँ जो लगे रहते हो ना लाइनों में, ये पोहा और ये जाके जाके बस शनिवार इतवार मत जाना, शनिवार इतवार के अलावा कभी चले जाना, कोर्ट वहाँ बंद रहता है इसलिए नहीं लगाते। मंडे टू फ्राइडे कभी भी जाओ, बहुत शानदार अल्टीमेट टेस्ट है। चल भाई, हाँ जी इसमें आओ, मेरा इक्वेशन में लेट क्या क्या लिखा, चलो जल्दी से बोलो, क्वेश्चन करें अपन। हाँ जी जल्दी जल्दी बोलेंगे। एक्स पी वाई जो दिख नहीं रहा, आप दिखेगा आपको एक्स और ये पॉइंट वाई। कॉनकेव मिरर पीसी बोलते चलो, प्रिंसिपल एक्सेस ए बी, ए डैश बी डैश, रियल इमेज ऑफ, रियल क्यों कहा, कहीं भी ऐसी लाइनें नहीं है, ए डैश बी डैश। अब यू वी एफ आर कोई सीक्वेंस नहीं, ये वाले ये यू वी एफ आर किसी भी ऑर्डर आप कर लो, यू आर वी एफ, एफ वी यू आर, माइनस नहीं लेना, हमें सिंबल बताने हैं कि एफ वी आर यू क्या है। एफ होता है जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से, इमेज का होता है देख सकते हो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब हो चुका है, इतना शायद आप पे लिखा रखा है ना। चलो अब इसके आगे लिखो। ऑब्जेक्ट तो बेटा इन्फिनिटी उसी के बीच में है, ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा है वो कहां पर है, इन्फिनिटी और सी के बीच में। चलो नीचे लिखो, इन ट्राइंगल का साइन चालू करिए सभी, ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश, देख के लिखो बेटा, आर सिमिलर देन, लिखो इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ए डैश सी बी डैश आर सिमिलर देन। पहली बात सिमिलर है या नहीं बेटा, जो नाम दिए हैं ऑप्टिक्स में बनते ही सिमिलर हैं, पर कैसे प्रूव करोगे सिमिलर हैं, ए सी बी तो जे 90 ये सी एंगल कॉमन, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट से ये है वही यहाँ है, इसमें भी 90 और सी कॉमन है, इसलिए सी को बीच में लेके बोलना है। आर सिमिलर देन, अब रुक जाना, पहले तो ये लिखो ए डैश बी डैश, जो मैं लिख रहा हूं वो बिना समझे लिखो, फिर बात करता हूं मैं आपसे। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, फिर आएगा बी डैश सी अपॉन बी सी, फर्स्ट नंबर इक्वेशन, पहले लिख लो फिर बात कर रहा हूं क्या चीज। और इधर क्रॉस ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिखेंगे वही सी चीज, P अपॉन P इक्वल टू B अपॉन B। P अपॉन P इक्वल टू B अपॉन B, क्रॉस में ले लेना। अच्छा अब सुनो, दोनों के परपेंडिकुलर देख भाई, सेकंड वाले ट्राइंगल में ये सेंटर लाइन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर, इसका बेस क्या है प्लीज ध्यान से देखना, बी डैश सी, भले ही आप सी बी डैश लिख दो उससे कुछ नहीं होना, बी डैश और सी के बीच के पॉइंट है। अब मैं चाहे तो ऐसे लिखूं बी डैश सी, या इसको लिखूं सी बी डैश, बात तो वही है, बिटवीन है। अब यहां एक बात दिमाग में आ सकती है कि सर आपने ऐसा क्यों करा कि ये डैश ऊपर और बिना डैश, हम पलट भी सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन, नीचे मत देखना बेटा, ध्यान से पहले सुनो कंसेप्ट को। ऐसा लॉजिक लेने से अगर हम ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर ऑप्टिक्स के किसी भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं, ये वेरी जनरल मेथड। और ये पलट देते हैं ना तो 1% केस में फंस जाते हैं। एक टॉपिक आता है इसमें मैग्निफिकेशन, वहां रूल है कि वहां ऐसा ही लिखना पड़ता है, कुछ वजह होती आएगा टॉपिक फिर बता देंगे। जब सीख ही रहे हैं तो वो चीज सीखो ना जो हमेशा काम करे। अब एक बार आपने सीख ली, अब वो हमेशा लगती जाएगी, जितने चैप्टर हैं तो आप कहोगे यहाँ कुछ नयापन है ही नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप ऊपर पलट भी दोगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों तरफ रेशो बराबर कर रहे हो। अब इसको दिमाग में कैसे रखोगे, इमेज को हमेशा ऊपर रखिए, इमेज ऑब्जेक्ट से। प्रैक्टिकली कैसे याद रखोगे, देखो मैं बताऊं, घरों में सपोज मान लो आपका काम करने से, आपके किसी ऐसे कार्य से घर वालों की इज्जत खराब होती है, चोरी चपाटी अदर काम, तो घर वाले क्या कहेंगे कि तू तो गया भाड़ में। इमेज पहले है, ध्यान दीजिए, इमेज को नॉर्मल लैंग्वेज में इज्जत कहा जाता है, दैट इज इमेज, वो इमेज है वो उसकी, उस पर्सन की। तो ऊपर कौन है, ऑब्जेक्ट के इमेज, तो इमेज ऊपर रखो, इमेज के नीचे ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, मैंने फिर कह रहा हूं पलट दोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन वो 1% केस जो मैग्निफिकेशन आता है वो सॉल्व नहीं होगा। वहां इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं, माने जो एक टर्म आएगा इस चैप्टर में वहां आएगा इमेज और डिवाइड में ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, रूल है वो। तो वही रूल अपन यहां लगा दो तो सभी काम स्मूथ हो गए।
तो इमेज ऊपर रखना, हमेशा याद रखना, डैश ऊपर और बिना डैश। तो दोनों के परपेंडिकुलर, सेकंड वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश। देखो मैं ऐसे याद दिला दूं, इसमें यहां से बताना मेरे को, फर्स्ट और सेकंड है, परपेंडिकुलर और बेस, पी और बी की बात आएगी, सेम यही पी और बी। इसमें परपेंडिकुलर कौन है भैया, कहां गया फर्स्ट में, ए बी। अच्छा, और इसमें बेस कौन है, बी सी। ओके, सेकंड वाले में परपेंडिकुलर कौन है भाई साहब, ए डैश बी डैश। बेस कौन है, बी डैश सी। तो मैंने यही तो किया कि इसका परपेंडिकुलर डिवाइड में इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस। फिर कह रहा हूं भूल भी जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसको पलट के भी कर लोगे तो ये आंसर हो जाएगा प्रूव। लेकिन जैसे ही हम लोग मैग्निफिकेशन पे पहुंचेंगे तो फिर वहां आपको एक नयापन सा लगेगा, कहोगे सर पिछले क्वेश्चन तो आप ऐसे करवा रहे थे, अब इसमें ऐसा करवा दी। इस टेक्निक से कभी नहीं उलझोगे, एक साथ चलेगा। इमेज ऊपर रखो, मैंने उदाहरण भी दे दिया आपको कि हम लोग ऑब्जेक्ट हैं बट हमसे ऊपर हमारे घर में इमेज मैटर करती है। कभी भी इमेज पर वो चीज नहीं आना चाहिए। इसलिए वो लोग, कई लोग हैं जो बिजनेस भी करते हैं, प्रोफेशनली सब हैं, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कोई चीज की, सपोज गोल्ड का काम करते हैं, आज गोल्ड की रेट तय हो गई किसी उनसे दुकान वाले से, और मान लीजिए कि शाम रात तक बढ़ गई, अब तो वो तब भी उस जवान पर कहते हैं ना, जवान दे दी हमने, तो क्यों वो गुडविल बनाए हुए, क्या कहते हैं, वो तो रेपुटेशन की बात है, भले ही नुकसान खा जाएंगे लेकिन अपनी इमेज पे दाग नहीं लगने देते, नहीं तो वो बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। लोग क्या कहेंगे, ये तो चाहे पलट जाता है। तो वो एक मतलब उनमें एक क्राइटेरिया, वही मैं हमेशा कहना चाह रहा हूं कि ये उदाहरण होते हैं माइंड में रखने के। इमेज ऊपर रखो, इमेज के नीचे ऑब्जेक्ट लाओ, ऐसा करने से टॉपिक स्मूथली सॉल्व होंगे। नेक्स्ट लिखो, लिखो सिमिलरली, नीचे लिखना है भैया, इक्वेशन लिख लेना क्रॉस ब्रैकेट में, P अपॉन P, B अपॉन B करके लिखो। सिमिलरली इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल, भैया 3 4 के नाम बताओ जरा, सामने फिगर बेटा, एक्स सुन लो, जो कॉमन पॉइंट है बीच में लेके बोलना ताकि वो सिमिलर बन सके। ए डैश एफ, नो बी डैश, बेटा एफ बीच में लेना, दोनों में कॉमन पॉइंट है। क्या नाम, ए डैश एफ बी डैश एंड ट्राइंगल एम एफ एन आर सिमिलर। देखो यहां देखो, मेरा हाथ देखो, एम एफ एन, ये 4 नंबर डला है। 3 कहां था, ए डैश एफ बी डैश, ये 3 नंबर है, दिख रहा 3। आप अपनी कॉपी पे भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि कॉपी वाला जो फिगर है ना उस पर भी नंबरिंग की होंगी आपने, वहां भी देख सकते हैं। हमें देखो एक बार सी को बीच में लेना है ताकि सिमिलर बन सके, एक बार एफ को लेना है लिखते समय। तो क्या लिखा, सिमिलरली, सिमिलरली माने इसी की तरह, यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल दिस आर सिमिलर देन, लिखो भैया, लिखवाओ जरा, दोनों के परपेंडिकुलर पर डैश ऊपर लेते हुए, ए डैश बी डैश अपॉन, बेटा ध्यान दो, 3 में परपेंडिकुलर कौन, ए डैश बी डैश, मेरा हाथ देखो, 4th में कौन, एम एन, इसमें बेस कौन है, जी इमेज, डैश वाले इमेज होते हैं, इमेज ऊपर रखो, और ये कौन है, एन एफ। वही तो लॉजिक लगाया है। सिमिलरली का क्या मतलब है, जो कंसेप्ट आपने यहां यूज करा वही यहां करा, बस यहां पर 2 ट्राइंगल थे, 1 2, एक इक्वेशन आ गई, 2 इन 2 से, नेक्स्ट वाली आएगी 3 4 से, फिर सॉल्व होते चले जाएंगे। क्या ये समझ आया, P अपॉन P, वही दोनों के परपेंडिकुलर। सिमिलरली का मतलब ही ये बेटा कि जो काम यहां किया है वही यहां कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जी मैं लिख पा रहा हूं, जरा बताना ये सही है क्या, सब लोग सोच के बताना, और है तो कैसे है, ज्योमेट्री से है, कोई फॉर्मूला नहीं, देख के बोलो, देख के, मैथ्स की तरह ट्रीट करो आप तो इसको, बिल्कुल सही, पैरेलल लाइंस। और या ये कह दो कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड है बराबर है, तो एम एन किसके बराबर है, ए बी के। करो भाई, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय एन एफ। करा, जो समझ नहीं है वहीं कभी बता देना मेरे को कि साहब जी ऐसे। अभी तक की बात बेटा समझ आई कि इसमें क्या क्या करा,
दो ट्राइंगल लिए, सिमिलर में दो लेने पड़ेंगे, रेशो लेना पड़ता है ना, तो इसलिए दो लेते हैं, रेशो चलता है इनमें। तो दोनों के परपेंडिकुलर, उनमें भी डैश को ऊपर रखो, डैश माने इमेज होती है, वो डैश इमेज ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे, ठीक। ये आ गया एम एन ए बी के बराबर है, वैसे भी पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस बराबर रहे। अब एक थोड़ी सी छोटी बात और याद करके बताओ कि एन पॉइंट को पी के पास पहुंचाना होता है, ये आपने करा है काम r/2 में। अगर हम एपर्चर को छोटा कर दें, स्मॉल, ये एपर्चर, तो जी एन पॉइंट कहां खिसक जाएगा, पी के पास। इसको थोड़ा सा पैसे देखो, मैं यहां एक बार और उसको याद दिला दूं। ये मिरर, कोई शुरू में जल्दीबाजी नहीं करनी चैप्टरों में। देखो यहां पे ऊपर आ ही रहे हैं, इधर देखना बेटा ध्यान से, एन ये है। अब रे को मैं डाउन करूंगा स्मॉल एपर्चर के लिए, यहां आ गई, देखो इधर आ गया n1 है n2 है, तीसरे और मैं पास ले आया, ये देखो, और क्लोज कर दूं, बिल्कुल यहां गया कि नहीं। तो एपर्चर स्मॉल करते जाएंगे तो एन पॉइंट हमारा कहां पहुंचता जाएगा। अच्छा अब बात आई कि सर क्यों पहुंचा है पी पे भाई, कहना सभी डिस्टेंस कहां से मेजर्ड है। तो ये जो अभी एनएफ आपको दिखाई दे रहा है, फोकस तक का डिस्टेंस कहां से मेजर्ड है, एन से, जबकि होना कहां से चाहिए, पोल से। अब वो कैसे पॉसिबल है, एपर्चर छोटा, एन को पी के नजदीक पहुंचाना है तो एक ही तरीका है अल्टीमेट, वो है एपर्चर स्मॉल। और ये क्यों करना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो रूल फेल हो गए। और जो रूल ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, दिख भी रहे हैं, डेफिनेशनों में भी पढ़ा है कि पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, पोल से हर बार पोल आता है। तो एन पॉइंट को हमेशा पी के पास पहुंचना चाहिए। किसी भी डायग्राम में डेरिवेशन में एन दिखे इस टाइप से, अगला स्टेप पे एक लाइन लिख देना, इफ द एपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल देन पॉइंट एन विल लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। समझ पाए, ये बात हमने किस में प्रूव करवाई थी, r/2 में। लिखो इसके नीचे, इफ, नीचे लिखना है, इफ एपर्चर ऑफ द मिरर, इफ एपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, if aperture of the mirror is small then, if aperture of the mirror is small then point n, then point capital N will lies, point N will lies very close to point P। फिर सुनिए, if aperture of the mirror is small then point N will lies very close to point P, that is का साइन, that is, देख के बेटा, NF, यहां देखो, यहां NF इक्वल टू PF ब्रैकेट में अप्रॉक्स, that is, उसी में चल दो आगे, that is बताता हूं, NF इक्वल टू PF अप्रॉक्स। मैंने बोला पॉइंट एन विल लाइज, LIES, लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट P, दैट इज NF इक्वल टू, इधर देखो एन पॉइंट जब यहां है बेटा तो डिस्टेंस NF है, इधर देखो मेरे फिंगर्स को, ये जब ये P के पास पहुंच जाएगा तो जो NF है वही किसके बराबर हो जाएगा, P। वो P पे जाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस का मेजरमेंट P से होता है, इसलिए N को हमेशा वहां पहुंचाना पड़ता है, ये लैंग्वेज लिख करके। और ये अभी समझाया भी था मैंने कि कैसे पहुंच जाता है, वो ये जवाब है कि जैसे जैसे रेज नीचे आएंगी, स्मॉल होती चले जाएंगी, वैसे वैसे एन पॉइंट हमारा पी के पास आ जाए, एन पॉइंट वहां आ जाता है, ठीक। हाँ जी, चलिए अब तो क्या लिखा, एन एफ की जगह बताओ बेटा क्या लिख दूं मैं, पी एफ। अगला स्टेप लो डेरिवेशन का, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ, इसको मानिए बेटा सेकंड इक्वेशन। यहां तक जिसके समझ आ गया, बहुत स्मूथ वर्क होना है, बहुत नॉर्मल सी चीज रह गई है अब प्रूव दैट होने में। क्या क्या करा अभी तक बताओ, 4 ट्राइंगल दिख गए, सिमिलर में आपको मालूम है रेशो चलता है तो 2 के पेयर चलेंगे, एक बार 1 और 2 नंबर से बना लो इक्वेशन, वही P/P B/B से, और एक बार 3 और 4 से, फिर एन पॉइंट फंसेगा तो एपर्चर छोटा कर देना, तो एन बिल्कुल P के पास। अब दोनों के बेटा LHS सेम है, इधर देखो A डैश B डैश अपॉन AB, और जब LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे। लिखो फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन, यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड, बोलो क्या बनेगी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से? आरएचएस बराबर हो जाएंगे। यहां देखो बी डैश सी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या बेटा, देखो फिर से, आप मत बिगाड़िए फिगर को, ये इनके एलएचएस सेम है तो ये वाले आरएचएस भी, तो क्या रहेगा, ये बी डैश सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन, लिखो बताओ जरा क्या लिखूं, बी डैश सी करते चलिए आप अपॉन बी सी इक्वल टू, बोलो बी डैश एफ अपॉन पी एफ। इसको मान लीजिए थर्ड नंबर इक्वेशन। क्या बात क्लियर हुई बेटा ये वाली कि अपन कहां पे इस पे पहुंच गए, बी डैश सी अपॉन बी सी करके। ये मैं डायग्राम थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं नीचे क्योंकि दिखाना पड़ेगा। ये लिख देते हैं ना तो इक्वेशंस आपको बहुत स्मूथली दिखेंगी। तो क्या इक्वेशन थी जरा मेरे को दोबारा बता दो, क्या था वो, बी डैश सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। इसको क्या मान लिया हमने, थर्ड। और ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। रुको, अब हमें ये सब वैल्यू निकाल के रखते ही आंसर आ जाएगा। दिक्कत अभी भी एक और मौजूद है, बीसी की वैल्यू कैसे निकालें। सिंबलों पे मत जाना, हमें तो पॉइंट ऑफ, जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, पी सी और ये मान लो बी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है बेटा पी सी, और ये डिस्टेंस क्या है समझ रहे हो, बी सी। मेरे को ये फाइंड करना है, ये रूल ये है कि चलना पी से है। अपने आर भी को छोड़ दो, तुम टर्मों में आंसर दो, पॉइंट में। आप सही कह रहे हो, मैं गलत नहीं, अभी नहीं बता रहा आपको। मेरे को तो आप ऐसे करो, पी बी पी सी माइनस पी बी माइनस, बिल्कुल सही। देखो ये पीबी में से बेटा ध्यान दो, पीबी में से पीसी को हटा दूं तो क्या ये आ गया कि नहीं, वो वैल्यू हम बाद में रखेंगे, अभी पॉइंट के जवाब पॉइंट्स में ही देंगे। जैसे मैं यहां मैं आपको रख के बताऊं, एक बार फिर देखेंगे क्या लिखूंगा मैं, बट फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, रुकिएगा अब एक मिनट से, राइटिंग को रोके रहो आप, बी डैश सी, प्लीज ध्यान से, इन सभी की वैल्यू मेरे को चाहिए, चार के चार टर्म है, बी डैश सी, बी सी, बी डैश एफ और कौन है, पी एफ, ये चार है ना। अब बी डैश सी पे आ जाओ, फिगर पे, मैंने क्लियर ही लिखा फ्रॉम फिगर, कहां गया भाई साहब, बी डैश सी ये आएगा, चलना पी से है, सिंबल पे ध्यान नहीं देना है, पॉइंटों पे दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, लॉन्ग बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस, इन पे नहीं जाना, मैं फिर मना कर रहा हूं माइनस। तो मुझे बताओ यहां से चलोगे तो पहले बी डैश आएगा फिर सी आएगा, गर्ल्स में बी डैश सी कैसे, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, पी बी डैश और सी, मेरे को ये चाहिए, चलना पी से है। तो अगर हम पी बी कहेंगे उसमें पीसी में से पीबी डैश, ये इसको अगर कट कर दें मैंने माइनस कर दें तो हमारा क्या डिस्टेंस आ जाएगा। तो डायग्राम देख के हल कैसे पकड़ोगे, पी से शुरू करो, जो दूर वाला पॉइंट है उसमें से माइनस माइनस कर दो पास वाला, जिन दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, जो दो पॉइंट हैं जैसे कि ये है, कहेंगे अपना बी डैश सी है, तो इनमें ये देख लो दूर और पास कौन है, डायग्राम में पोल से चलने पर चलेंगे, इधर शुरू यहां से करो, आप अपने गाड़ी से घर जा रहे हो और एक साथ में और है आपके, उसके गाड़ी नहीं है, अगर उसका घर पहले आता है और आपका बाद में आता है तो दूर कौन रहता है, हा? गाड़ी वाला रहता है ना। अरे भैया उसका क्यों रहता है, क्योंकि भैया वो पहले पहले आ गया वो बाद में, तो पोल से चलो ना यार, पी से शुरू करो, पहले इन दो पॉइंटों की बात हो रही है, ये वाले की बी डैश और सी, तो इनमें से दूर कौन है, इसको क्या बोलोगे, पी सी माइनस, बस ये लिखना आ गया तो सब आ गया, पीसी माइनस
पीसी में से इतने बड़े में से छोटा घटा तो बड़े में से छोटा आया। अच्छा अब ओरल बताओ, बीसी बताना, बीसी यहां देख के। और यार नीचे मत कर सर यार, 5-7 मिनट का काम नींद लेते हो। बीसी जल्दी बोलो, पी से शुरू करते हुए पीबी माइनस, चलो एफ बी डैश बताओ, यहां 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 ध्यान दो, एफ बी डैश पीबी डैश माइनस, बस ये लॉजिक है। पी से शुरू करना है, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, लंबाई जिसकी ज्यादा है उसमें से छोटा माइनस कर दो। बस आपको 2 पॉइंट देखने हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो अब मेरे को इसको बताओ, लिखाना जरा, बीसी बताओ क्या लिखूं, बीसी, ओ भाई बोला करे यार सब, पीबी माइनस पीसी, बी डैश एफ बोलो, बी डैश एफ पीबी डैश माइनस, ये रट नहीं सकता कोई, मैं फिर बता दूं। और पी एफ तो खुद ही पता है, इसमें तो पी है ना, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो इसमें तो पी है तो खुद ही मेजर, इनमें पी नहीं था, इन डिस्टेंस में पी नहीं था, इसलिए हमें पी लाना पड़ा ताकि रूल्स फॉलो हो सके कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। यहां वैल्यू पुट करवाना, अब स्मूथ वर्क हो गया। पीसी की वैल्यू फिगर देखो, फिगर आर नहीं, गलत बोल रहे आप, हाँ माइनस आर, यहां मेरा हाथ देखे रहे हैं, ये माइनस, मेरे को वैल्यू अब तो ये एज इट इज रखनी है। देखो पी सी माइनस आर है, पी बी डैश, ये तो बेटा बीच का माइनस है, पीसी की वैल्यू माइनस आर, मेरा ध्यान दो, ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, माइनस आर प्लस, नहीं आया, अरे उतारा भी लेना, रुक जाओ, यहां बताओ मेरे को, ये पी बी, मैं डायग्राम में देखो फिर गलती करूंगा लिखते में, सही लिखा है क्या, यस, माइनस यू, पीबी देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो, पी से लेकर बी तक क्या है, माइनस यू, अब ये बीच में माइनस, पीसी माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो माइनस यू प्लस, कहां गया ये, पी बी डैश, देख लो भाई बिल्कुल सही, पी बी डैश क्या है, माइनस वी, अब जो बीच में माइनस, माइनस एफ, तो माइनस वी प्लस, और ये तो ऑलरेडी मालूम है पी है, पी एफ की वैल्यू ये रखी। देखो जिसमें पी आ गया वो तो पोल से मेजर है, वो रूल को फॉलो कर रहा है, इनमें पी नहीं था, इनमें पी नहीं था, इसलिए हमें इनको पी के फॉर्मेट पे लाना पड़ा, क्योंकि डिस्टेंस पी से ही मेजर्ड होते हैं। इनमें 3 जगह ये प्रॉब्लम थी, ये और ये, इनमें पी लेटर नहीं है, तो इन्हें हमने ऐसा करा कि पी के फॉर्मेट पे आ जाए। और कैसे निकालते हैं डायग्राम में, कि जिन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी चाहिए, पी से शुरू होते हुए बड़े वाली डिस्टेंस में से, माने ज्यादा वाली लंबाई में से छोटा माइनस कर दो, वो 2 पॉइंट है, फॉर जी 2 है, सी और बी डैश, तो पी से देख लो, ये पास में खुद ही दिख रहा है, छोटा है ये, लंबाई बड़ी है, तो पी सी में से पी बी डैश। अब यहां देखो फिर से, यही समझने की बात यही है, बस इतनी सी, ये 2 पॉइंट है बी डैश और एफ, पी किससे देखो, ये इतना है, ये इतना है, तो पी बी डैश में से पी एफ। अब ये मान लो बी सी चाहिए, गर्ल्स में बेटा ध्यान दो, बी सी, अब खुद देखो बी और सी पॉइंट है, तो पी बी इतना लेंथ है, ये इतना है, तो पी बी में से क्या माइनस करेंगे, ये बात आ गई ना, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। अब एंडिंग पे है हम इसके, कॉपी कर दो, फिर भी जहां पूछने में दिक्कत है रुक के पूछ लेना, कोई भी समस्या वैसे पूछ सकते हो आप, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, थोड़ा माइंड को फोकस्ड करोगे चीजें आ जाएंगी। एक लाइन में लेना निपटा के, एक ही लाइन में आएगा, दूसरा सेकंड लाइन में तो जाना ही नहीं है अपने को, बिल्कुल लेफ्ट साइड से ले लो। बी डैश सी की वैल्यू, हाँ बोलो बेटा, इसमें कुछ दिक्कत आगे, ये समझ आगे निकालना आगे, ये पॉइंट बहुत स्मूथ वर्क है, क्योंकि देखो कोई बोले कि सर आपने 3 ही क्यों निकाले, मैं कहूंगा इसमें तो पी लेटर रहेगा,
P मतलब रूल्स फॉलो है, P वाले में है, इसमें P नहीं है 3 जगह। तो इनको मैंने इस तरह से अरेंज करा कि इनमें P लेटर देखो आना चालू हुए, क्योंकि डिस्टेंस का मेजरमेंट मिरर में पोल से ही होता है, इसलिए हर डिस्टेंस में पोल होना जरूरी है। इसमें था नहीं तो हमने बना दिया, बड़े वाले में से छोटा माइनस करके। अब ये वैल्यूज कहां पुट करेंगे? 3 में। लिखो पुटिंग दीज वैल्यूज, ये पहले लाइन लिख दी क्या, बट फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, ये लाइन नहीं छोड़ना है, बट फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट। चलो ये वैल्यूज को नीचे क्या लिखोगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3। भैया थर्ड में रखवाओ जरा, ये रखी थर्ड हमारे पास। ये बी डैश सी ये है जी फाइनल, ये है बेटा लास्ट में जो आई है ना, ये फाइनल वैल्यूज है। पहले 1 मिनट बस मेरे को रखवा दो ताकि आपका फोकस्ड हो जाओ। बोलो, बोलते जाओ। माइनस आर प्लस वी ये हो गया, डिवाइडेड बाय बी सी कहाँ है, माइनस यू प्लस इज इक्वल टू बी डैश एफ कहाँ है, ये हैगा बी डैश एफ का मान, माइनस वी प्लस और पी एफ कहाँ गया, माइनस। ठीक है, यहां तक थर्ड में ही तो पुट की है। और ये क्यों ऐसे फॉर्मेट देने पड़े, बिकॉज इनमें पी नहीं था इसलिए करना। अच्छा, आपको आंसर किस में लाना है, यू वी और एफ में। ऐसा कौन सा सिंबल है जो अनवांटेड है इस डेरिवेशन में? बिल्कुल सही, आर। तो आर का कुछ इलाज बताओ जिसमें एफ आ जाए। इलाज आपको कल मालूम था, आज क्लिक नहीं कर रहा आपको। तो आर की वैल्यू जो शुक्ला जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आर की जगह हम क्या रखेंगे, क्यों रखें, क्योंकि हमें यू वी एफ चाहिए। हमारा आंसर कहाँ गया, अभी मैंने हटाया नहीं है वो आंसर, सामने रखा होगा कहीं। यू आपको जब शुरुआत हुई थी इसकी, ऊपर है वो जाके, ये था आंसर, देखो याद दिला दूं, 1/v प्लस, यही तो आंसर लाना है, यू वी और आर तो नहीं लाना। तो हम क्या करेंगे, आर की जगह पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2f। जी कहां से आ गई, कल प्रूव करा हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इधर यो। चलो रखो, जहां जहां आर दिखे वहां पर हमें देखिए माइनस अपनी जगह है बेटा, देख लिया करो आर की जगह पे, और सब कुछ एज इट इज वैसे का वैसा, माइनस यू प्लस आर की जगह 2f, आर की वैल्यू 2f इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ अपॉन, करो कॉपी। ये लिख दी, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, यहां से होना। कोई भी स्टेप ऐसा लगे कि दिक्कत है, आर की वैल्यू इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हमें यू वी एफ चाहिए। अब पूरी इक्वेशन यू वी एफ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, बताना जरा। इसका देखो इधर बेटा, माइनस एफ का नॉर्मल मैथ्स में होता वही काम है, दोनों में करूंगा, पहले मुझे करा देना, नहीं गलती कर बैठोगे। माइनस का माइनस में बोलो प्लस हो गया, इसका बोलो 2f स्क्वायर, रुके रहिए, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इस माइनस का इसमें करोगे, यहां देखो, यहां माइनस इंटू प्लस, और f का कर रहे हो v में, तो f का किस में कर रहे हैं, इस f का। हम हालांकि vf लिख सकते हैं, कुछ ऐसा गलत नहीं, लेकिन आप एक फॉर्मेट पकड़ लो, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो वो सिंबल पहले, और जिसमें कर रहे हैं वो बाद में। जैसे f का किया बेटा, ध्यान दो, इस माइनस का माइनस में प्लस 2f इंटू एफ। जैसे मैथ्स में 2x इंटू एक्स को क्या लिखते हो, 2x स्क्वायर। सिमिलरली 2f इंटू एफ करोगे, ओके। अच्छा, अब बताना मेरे को, इस माइनस यू से करूं इधर, इक्वल टू को बताओ, कराओ, माइनस इंटू माइनस प्लस, यू का किया है किसमें, बी में, तो यू भी, अरे इसका ही तो कर रहे हो बेटा, एफ का तो इधर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता मैथ्स में, दो टर्म है तो माइनस यू का दोनों में होगा, फिर 2f का होगा, तो माइनस यू का करेंगे तो प्लस का यू भी, माइनस इंटू प्लस, माइनस यू का कर रहे हैं तो यू एफ, इसमें कोई गलती नहीं है, एफ यू भी हो गया, चलेगा। फिर 2f का कर दो,
माइनस 2f का कर रहा हूं v में, तो 2f का किया v में, तो 2fv, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 2f स्क्वायर। नहीं आई बात समझ? या मेरा हाथ देख लोगे सबको आ जाएगी, जिनको नहीं आई है। माइनस का इधर देखो एक बार, और माइनस का इसमें प्लस 2f स्क्वायर, माइनस का प्लस में माइनस, f का v में करे तो vf, वो f का कर रहे हैं तो fv। जिसका कर रहे हो वो पहले लिख लो। एक्चुअल होता क्या, गलती कुछ नहीं होनी, मैं एक जगह लिखूं fv, एक जगह लिखूं vf, और मैं माइनस लगा दूं कि fv माइनस vf, आप चकरा जाओगे, जबकि बात तो वही है जी। कैंसिल है, पता है, मैं इसको ऐसे कैंसिल करूं, बहुतों की भी एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, जो क्या क्या उड़ा दिया जी एकदम, जबकि रियल में fv ये भी है और ये भी fv ही है, बस vf ऐसे लिख दिया। तो यहां ऐसे कैंसिल करूंगा तो कोई भी मान जाएगा, इसको करेंगे तो मान तो जाएंगे, लेकिन दिमाग खराब रहेगा कि पता नहीं क्या लॉजिक लगा के उड़ा दिया। इसलिए मैंने आपको बोला कि जिसका मल्टीप्लाई करते हो उसको पहले रखो, जिसमें कर रहे हो उसे बाद में, मिस्टेक्स नहीं आएंगी और कोई इशू नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं, समझने वाला हल समझ जाता है, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप खुद एकदम एट अ टाइम उलझ जाओगे कि fv से vf कैसे कैंसिल कर दी, क्योंकि यहाँ fv दिख रहा है, यहाँ इंटरचेंजिंग लेटर दिख रहे हैं, इस वजह से। भाई साहब ये करो, मल्टीप्लाई आ गया समझ में। अच्छा अब इसमें ये बताओ, माइनस वाले जितने सिंबल हैं उनको इधर शिफ्टिंग ले लो। मेरा हाथ देखो ध्यान से, कहां गया भाई? जितने माइनस के दिख रहे हैं मेरे को, उन सबको मैं इस तरफ लाऊंगा। एक तो ये दिखाई देता, देखना जरा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप मत करिए, सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए। इसको इधर ले आओ, तो क्या बन चुका बताना जरा भाई। इसको इधर ले आया तो मेरे को लिखाओ, मेरे को प्लस का uf, इसको और ले आओ, प्लस का 2fv, ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह था, इक्वल टू ये अपनी जगह। फिर देखो क्या करा मैंने, इधर देखो जो अंडरलाइनों का सभी बेटा विजिबिलिटी रखो, माइनस uf इक्वल टू के इधर आके प्लस का, माइनस 2fb इक्वल टू के इधर आके प्लस, ये अपनी जगह, जी अपनी जगह। हमें अंडरलाइन नहीं करने हैं ना वहां कुछ करके ऐसा देना है, अपने को सिर्फ यहाँ पे समझना था, इसलिए समझने के लिए फोकस किए गए। हो गया काम, ये मान लो बिल्कुल डेड एंड पे आ गए इसके पे। बताओ आंसर बोलो मैथ्स में, यहाँ सही लिखी है क्या जी? कैसे आ गया भैया? अच्छा बताओ 2x माइनस एक्स होता तो 2fb माइनस 1fv, मैं मान लो जो लिखूं 2fv में से क्या माइनस करना है, fv, कुछ नहीं है तो एक तो है भैया, माइनस करना है, तो 1fb बचेगा, 1 लगाते नहीं है तो इसको क्या लिखोगे? समझ गए? ये यहां सब्ट्रैक्शन हो गया। नीचे डिवाइडिंग both sides by, देख के uvf, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय uvf। अच्छा आंसर क्या पता है डिवाइड हमने क्यों करा है इसका? हमें आंसर इस डिवाइड फॉर्मेट पे चाहिए, ये शुरू में ही लिखी रखी है। आप बताओ प्रूफ, डायग्राम के ऊपर बेटा ये लिखी रखी है पहले से, और 3 में रिलेशन है, किस किस में? uvf में, उसी का डिवाइड दे दो, अपने आप आंसर देखो सेटिस्फाइड होते हैं। पहले मेरे को सिर्फ लास्ट स्टेप पे करवा लो। यहां बताओ uf डिवाइडेड बाय, यहां देखना बेटा, uvf प्लस fv डिवाइडेड बाय uvf इज इक्वल टू uv डिवाइडेड बाय, क्या बात ठीक है? हाँ जी, uf से u और f कैंसिल, fv से fv कैंसिल, uv से uv कैंसिल। कुछ फायदा समझ आया? क्या बचा? 1/v प्लस 1/u, साइड बदल दो, आंसर फिनिश। 1/f इज इक्वल टू, एक्सचेंज कर दी बस, 1/v प्लस, लो यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। कर देना स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय uvf। शुक्ला जी हमने इसमें डिवाइड क्यों मारा है? और डिवाइड में आंसर आ जाए, क्यों? आंसर तो यही लाना है। हाँ क्या किया? कॉमन से भी हो जाएगा, हो जाएगा, वो थोड़ा कम के दिमाग में आती है, अपन मेथड नॉर्मल रखते हैं, कोई गलती नहीं है, वो हो जाएगा, उससे भी आएगा।
वो तो आपने पूछा इसलिए बता दी, सही है टेक्निक, कोई खराबी नहीं, ये सबके नॉर्मल समझ आ जाती कि कर दो। अब उसमें कॉमन वो दिमाग लगाएंगे, जो कॉमन वो आ तो जाता है, जो कॉमन से भी कर सकते। यूनिट लगा दी मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा वी में नॉब लगेगी, मैंने कल भी मना करा था, ऐसा वी अलाउ नहीं है वहां एग्जाम में, इसमें यो नॉब कर दो। इसका आंसर आया कि नहीं? अच्छा, इसको लास्ट स्टेप को आप कैसे और लिख सकते हो, कोई बताएगा मेरे को मैथ्स का दिमाग लगा के? अच्छा मैथ्स में जी बताओ, 1/x को x इनवर्स लिख सकते हैं क्या? तो इसको बताना इनवर्स फंक्शन में। गुड, f इनवर्स। और एक फॉर्मेट एलसीएम लेके, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, बताओ मैथ्स में आंसर। ए बी, बी प्लस ए, एक्स की वैल्यू पलट दो, x इक्वल टू ए बी अपॉन, अरे ऐसी तो होगा भैया, एलसीएम लिया तो इसमें क्या आएगा यहाँ, इसी को स्टेप और मैं बताऊं, ये तो हो गया मेन। अब इसके पॉसिबिलिटी एग्जाम में घुमाना दें, 1/f को क्या लोगे यहाँ, यू वी ऊपर u प्लस वी, अगर हम इसे पलट दें तो क्या स्टेप आएगा, f इक्वल टू यू वी अपॉन, इसी चीज को इतने तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन नहीं होते, उनने कहा मिरर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेटेड एज, पता चला जी फॉर्मेट ही उड़ा दिया उनने, जो अच्छा वाला रटा था, तो वहां से दिमाग खराब होना चालू हो सकता है। ये लिखें एकदम, देखो जिसने थोड़ा देख रखा है वो तो समझ लेगा। अब कभी आपको कोई बात नहीं करे यार, कुछ दिखाएंगे ही नहीं, केवल यही छोड़ेंगे, तो आपको बहुत अजीब सा फील होगा कि मतलब एक मिरर इक्वेशन कहाँ है, बात वही। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, अब इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, एफ है तो मीटर या फिर सेंटीमीटर, ये करके रख लेना ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए। आप एग्जाम में यहां भी छोड़ोगे चलेगा, बट करके रजिस्टर पर रख लो और करके, बस यही लास्ट है, हो गया काम इसका। ये इनवर्स इसलिए कहा है कि ऊपर ले गए हैं, इसलिए हम इसको इनवर्स कर रहे हैं, ये और में है सब। करो, कौन सा स्टेप है और है क्या जी, कौन सा स्टेप चला, हो गया इसका।